हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गाइड एजुकेशन। झारखंड सीजीएल 2022 का मैं पेपर 1 को डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें आता है हिंदी भाषा ज्ञान और इंग्लिश भाषा ज्ञान। ठीक है, तो आज मैं हिंदी भाषा ज्ञान को मैं डिस्कस करने वाला हूं। यह वीडियो का पार्ट 3 रहने वाला है। पार्ट 1 और 2 जाकर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। क्वालिफाई पेपर है, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 30% अगर नहीं आता है तो आगे कॉपी जाँच नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो यही सारा चीज़ है। वीडियो के अंत तक जाना, इसीलिए नहीं कि मेरा लाइक और व्यू बढ़े और टाइम बढ़े, इसीलिए क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग उसे मिस ना करें। ठीक है, अदरवाइज आप लोग मिस करके जा सकते हैं, नो डाउट प्रॉब्लम। चलिए चलते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहता हूँ। बाकी लाइक कर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो का पार्ट नंबर 3। आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 1 एंड 2। आज से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पूर्णिमा में कौन सा लिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से क्वेश्चन आएगा। तो पूर्णिमा स्त्रीलिंग है। ठीक है, लड़की जाति होता है उसको हम लोग स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो पूर्णिमा में स्त्रीलिंग है। तो सिंपली पहला क्वेश्चन जनरली इजी था। बात करते हैं इस रिलेटेड कोई चीज़ और। सदा पुल्लिंग रहने वाला कोई शब्द होता है, कौवा, गिदड़, उल्लू, बगुला, जिराफ, गेंडा, मच्छर, लंगूर, खरगोश आदि। सदा स्त्रीलिंग रहता है, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग होता है। कोयल, गिलहरी, भेड़, चमगादड़, मक्खी, मैना, मछली। ठीक है, तो ये सारा स्त्रीलिंग होता है। अब पदनाम, पदनाम क्या होता है? पदनाम होता है पोस्ट का नेम। तो पोस्ट का जो नेम होता है हमेशा पुल्लिंग होता है, चाहे उस पर बैठा जो होता है व्यक्ति होता है, पुरुष हो या स्त्री हो। बात समझ में आ गया? जैसे चीफ मिनिस्टर हो गया, गवर्नर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये सब पोस्ट जो है हमेशा पुल्लिंग होता है, तो इसको याद रखिएगा। मोर नाचता है या मोरनी नाचती है? मोर नाचता है, याद रखिएगा, मोरनी नहीं नाचती है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे याद रखिएगा थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। गबन किस साहित्यकार की पुस्तक है? तो गबन जो है सो मुंशी प्रेमचंद का पुस्तक है। इनके बारे में अभी पूरा खतियान खोल कर रखूंगा, एक क्वेश्चन और आएगा तब। ठीक है, महादेवी वर्मा का एक बुक याद रखिएगा, अमृत संचय और दीपशिखा, इनका 2 बुक है, याद रखिएगा ना, महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे चलते हैं, जिसमें है संधि विच्छेद करना है। संधि का संधि विच्छेद होता है सम प्लस धी। संधि का संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस धी। संधि क्या होता है? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 तरह का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। महात्मा एक स्वर संधि है ना, और इसमें दीर्घ स्वर संधि है, चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अगर दीर्घ स्वर संधि होता है तो उसमें क्या होता है। दीर्घ स्वर संधि कब होता है? तो देखिए, जब आ के साथ आ मिलता है ना तो आ बनता है, और ई और ई के साथ जब ई और ई मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। और जब छोटी ऊ बड़ी ऊ के साथ छोटी ऊ बड़ी ऊ मिलता है तो बड़ी ऊ बनता है। यानी कि आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ, अगर ऐसा देखते हैं तो वहाँ पे समझिए कि दीर्घ संधि होगा। और दीर्घ संधि क्या है? स्वर संधि का प्रकार है। स्वर संधि के टोटल 5 प्रकार अभी मैं चर्चा कर रहा था, बता देता हूँ। पहला आप लोग ने देख लिया, दीर्घ होता है। दूसरा होता है वृद्धि होता है। ठीक है, तीसरा होता है यन होता है। ठीक है, और एक होता है गुण होता है, और एक होता है अयादि। क्या होता है? अयादि। तो ये टोटल 5 प्रकार होता है स्वर संधि का। ठीक है, तो समझ में आ चुका है, देख लीजिएगा। व्यंजन संधि का 3 प्रकार होता है, आप लोग को आगे चल के पता चल जाएगा। ठीक है, और टोटल स्वर की संख्या ना 11 और 13 होता है। 13 होता है जनरली, और व्यंजन 37 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया महाजोड़ आत्मा, महात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। जलज का आपको अर्थ बताना। तो जलज का मतलब होता है ना कमल। क्या होता है? कमल। कुछ और होता है, पंकज होता है और सरोज भी होता है ना, इसका पर्यायवाची शब्द। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। भाषण के लिए आपको विशेषण बताना है कि भाषण के लिए विशेषण क्या होगा। तो भाषण के लिए देखिए विशेषण होगा ओजस्वी। ओजस्वी भाषण होता है। जेठालाल क्या बोलता है? कैसा हालचाल है? तो जबरदस्त। क्या है? जबरदस्त। तो जबरदस्त भाषण दिया भाई, तो इस तरह से ओजस्वी भाषण दिया। तो ओजस्वी भाषण के लिए उपयुक्त शब्द होगा तेजस्वी। आदमी के लिए यूज होता है। शुष्क तो कोई प्लेस वगैरह के लिए या कोई जमीन के लिए यूज होता है, समझ गए? तो ये सब लगेगा नहीं। ओजस्वी भाषण लगता है कि बहुत ज़्यादा जबरदस्त टाइप का भाषण, तो उसको ओजस्वी भाषण बोलते हैं। ठीक है, विशेषण किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। इसके जो है से बाद नाउन आता है ना या प्रोनाउन, तो देख लीजिएगा नाउन प्रोनाउन आता है, उसको मीनिंग निकाल कर देख लीजिएगा, वही वर्ड विशेषण होता है। तो ओजस्वी भाषण। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आगे भाषण एक संज्ञा है। चलिए, पृथ्वी को 3 ओर से घेरने वाला स्थान को क्या कहते हैं? उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको पेनिनसुला बोलते हैं। अब तो क्लियर हो गया ना। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप लोग बात कीजिएगा तो इधर आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, मतलब बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर इधर हो गया, और इधर हो गया आपका अरब सागर हो गया। क्या हो गया? अरब सागर। तो इस तरह से देखिएगा 3 तरह से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो यही प्रायद्वीप होता है, याद रखिएगा। जीके का भी क्वेश्चन है। जीके क्वेश्चन कहाँ से उठाता है यार? सब सब्जेक्ट को उठा के जीके बना दिया, झालमुरी। तो पृथ्वी एक, याद रखिएगा, स्त्रीलिंग शब्द है। जनरली जो ग्रह का नाम होता है पुल्लिंग होता है, बट पृथ्वी एक्सेप्शन में है, स्त्रीलिंग है पृथ्वी। ठीक है, आंसर महाद्वीप हो गया। जो बीच में आएगा लेते जाओ यार। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता है। जैसे
कर्ण का नाम सुने हैं, महाभारत वाले कर्ण का नाम? वह जो है थे क्या था, अधिरथ, अधिरथ, और राधा के पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे, ऐसे नहीं। ओरिजिनल जो थे कर्ण कुंती का पुत्र थे, क्योंकि उनको क्या, कुंती का पिता कौन थे? पिता नहीं थे, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान से कर्ण हुए थे, ठीक है, कान से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए कर्ण बोला गया है, ठीक है, कर्ण मतलब कान होता है। तो अधिरथ और राधा के दत्तक पुत्र थे। महाभारत भी सब है, आप लोग जानते होंगे, और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, वेद व्यास जी रचना किए हैं। घी के दीपक जलाने का अर्थ होता है खुशियाँ मनाना, ठीक है, खुशियाँ मनाना होता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट मुहावरा जो आता है वो है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाने का होता है हिम्मत पस्त करना, बोलता है ना कि मैं हमसे लगना नहीं हो तो तुम्हारा छक्का छुड़ा देंगे, ठीक है, यानी कि हिम्मत पस्त कर देंगे, उठने के लायक नहीं रहोगे, ठीक है। चलिए, गोदान के लेखक कौन है? चलिए आज चिट्ठा खोलते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का। तो इनका आंसर मुंशी प्रेमचंद ही हुआ, गोदान के लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। देखिए इनका जो पेन नेम था, यानी कि जिस नाम से अपना उपन्यास और कहानी लिखते थे मुंशी प्रेमचंद, ठीक, नाम था मुंशी प्रेमचंद, लेकिन ओरिजिनल नाम इनका धनपत राय था। कुछ कुछ और देख लीजिएगा उपन्यास, सेवा सदन है, कर्म भूमि है, रंग भूमि है, गबन है, प्रेमाश्रम है, निर्मला, वरदान और कायाकल्प। तो ये सब कुछ कुछ इनके उपन्यास है। इसके अलावा ये बुड्ढी का की कुछ कुछ रचना है, 300 से ज़्यादा बुक लिख चुके हैं, ये पता है आपको। बुड्ढी का की है, ठीक है, और पूस की रात है, दो बैलों की कथा है, ये सब यही लिखे हैं। और ईदगाह को क्यों भूल रहे हो भाई, यही लिखे हैं ना, भूलिएगा नहीं इसको, ईदगाह, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी का है। 1880 में बनारस के लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए, गीतांजलि के रचनाकार बताना है। गीतांजलि के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। जीके का क्वेश्चन नहीं है, हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है, जीके में तो कुछ भी उठा के पूछ सकता है आपसे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, याद रखिएगा। 1930 में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। टैगोर इनका नाम नहीं था, ठाकुर था, लेकिन अंग्रेज लोग को दिक्कत होता था टैगोर बोलने में, इसीलिए ठाकुर बोलने में दिक्कत होता है, इसीलिए टैगोर कर दिया उन लोग, ठीक है। यह देखिए गीतांजलि एशिया के पहले पर्सनालिटी थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे वो पर्सन, ठीक है। बता सकते हैं यहाँ किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बताइए तो जरा, रविन्द्रनाथ टैगोर किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? इसे टाइटल देख के आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुशाला कवि कौन है? जब ये भी पता नहीं होगा, चाह नहीं मधुशाला के, याद है ना कुछ कविता, तो मधुशाला के राइटर हैं हरिवंश राय बच्चन, भूलना नहीं है, अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं ना, याद रखिएगा। और जो मधुशाला पब्लिश हुआ था 1935 में पब्लिश हुआ था, डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है त्रिफला। त्रिफला में टोटल मतलब त्रिफला में जो है से कौन समास है? त्रिफला में द्विगु समास है, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। जैसे त्रिफला हो गया, त्रिभुवन हो गया, ठीक है, चौराहा हो गया, चौमासा हो गया, ठीक है, तो ये सारा होता है आपका द्विगु समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। जैसे दिन और रात होता है, ठीक है, माता पिता हो गया। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। चर्चा करेंगे डिटेल में इसके बारे में। समास टोटल 6 तरह का होता है ना। चलिए, तो यहाँ पे द्विगु समास हो गया त्रिफला में। बादल का पर्यायवाची यानी कि सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड बताना है आपको, तो मेघ, नीरद और जलद सब होता है। ध्यान दीजिएगा, जलद है, जलज नहीं। जलज कमल का पर्यायवाची होता है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, तो ये सभी इसका पर्यायवाची मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड हो गया। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है, यह देखिएगा, बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में। और हर्षचरित बाणभट्ट लिखे थे। जयदेव के द्वारा वो एक बुक है, याद रखिएगा, कौन सा बुक लिखे थे? गीत गोविंद। क्या था? गीत गोविंद, याद रखिएगा। चलिए, हिस्ट्री वर्ड तो पढ़ते होंगे ना। ऐश्वर्य के पर्यायवाची यानी कि सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड बताना है, वैभव। क्या होगा? वैभव। ऐश्वर्य मतलब होता है वैभव। आरोहण का विलोम बताना है, तो आरोहण का विलोम क्या होगा? आरोहण का होता है अवरोहण। आरोहण मतलब चढ़ाई करना, अवरोहण मतलब वहां से गिरना, ठीक है। तो ये होता है आरोहण अवरोहण। बात समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आरोही का विलोम पूछ रहा है फिर से, तो आरोही का अवरोही होगा। जिस तरह से आरोही अवरोही था ना, तो उस तरह से आरोहण और अवरोहण था, ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा सा बात करें हम, तो इन दोनों में अंतर क्या है? आरोहण और आरोही में अंतर क्या है? तो आरोही जो होता है से एक तरह से आपका विशेषण है, और आरोहण एक तरह का संज्ञा है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। कृतज्ञ का विलोम बताना है, उल्टा शब्द।
तो कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ क्या होता है? जो किए उपकार को मानता है, और कृतज्ञ क्या होता है? जो किए उपकार को नहीं मानता है। दैट सिंपल। तो कृतज्ञ इसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड हो गया। जो किसी के प्रति आसक्त हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं अनुरक्त। अब मीनिंग समझ में नहीं होगा, अब समझो। इसका मतलब होता है वफादार। क्या होता है? वफादार। अब समझ में आ गया ना कि नहीं आया? यही होता है, ठीक है। तो जो किसी के प्रति आसक्त होता है उसको हम लोग अनुरक्त यानी कि वफादार कहते हैं, ठीक है। किए हुए उपकार को मानने वाला, याद रखने वाला व्यक्ति को कृतज्ञ बोलते हैं। मैं डिस्कस कर चुका हूं इसको, याद रखिए। कृतज्ञ इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा। जंगल में लगी आग को बोलते हैं दावानल। क्या बोलते हैं? दावानल। और पेट में लगी आग को बोलते हैं जठराग्नि। क्या बोलते हैं? जठराग्नि। गलत हो रहा है ना? जठराग्नि, ठीक है। चलिए यहाँ से चला जाएगा। पेट में आग लगता है हम लोग को, जो भूख लगती है तो उसको जठराग्नि बोलते हैं, ठीक है। और दावानल जंगल में लगी आग को बोलते हैं। याद रखिए कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। कोयल का परिभाषी बताना है तो कोकिल होता है ना, और पहाड़ का गिरी होता है, पर्वत भी होता है, याद रखिएगा। जनरल थोड़ा सा हम सोचे थे कि इसको इजी क्वेश्चन है, बट सोचे कि बहुत लोगों को पता नहीं रहता है तो डिस्कस कर दिया जाए। कोयल झारखंड का नेशनल बर्ड है ना, याद रखिएगा। व्यंजन कितने तरह का होता है? तो व्यंजन 3 तरह का होता है। मैं बस चर्चा कर रहा था, टोटल 37 होता है व्यंजन, अगर देखिएगा तो व्यंजन 3 तरह का होता है। 3 तरह कौन कौन होता है समझिए। स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, और ऊष्म व्यंजन होता है। ऐसे एक संयुक्त व्यंजन भी होता है। 2 व्यंजन को मिलाकर जो बनता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन में टोटल आप लोग को 4 प्रकार देखने को मिलेगा, मतलब 4 संयुक्त व्यंजन है। संयुग्या छ हो जाता है, तर हो जाता है, एक ज्ञ हो जाता है, और एक स्र, ठीक है। ये सब 2 व्यंजन को मिलाकर बना है। जैसे संयुग्या छ किसे बना है? क और स से। तर किसे बना है? त और र से। ज्ञ किसे बना है? ग और य से। और तर किसे बना है? त और र से। समझ में आ गया? मतलब स्र जो है से स और र से मिला है। स्र है ना ये, स्र है, तर नहीं है। स्र, ये है आपका स्र, ऐसे होता है स्र ना। थोड़ा तबीयत नॉर्मल नहीं है, सो मैनेज। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हिंदी वर्णों में बताना है प्रकार का होता है। हिंदी वर्णों में 2 प्रकार होता है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। संधि की बात नहीं है, संधि 3 तरह का होता है, वर्ण की बात है सिर्फ। 2 तरह का होता है। स्वर टोटल 13 होता है ना, और व्यंजन 37 होता है, याद रखिएगा। कहीं कहीं स्वर 11 भी दे देगा। अ से लेकर हर्ष तक जो है से अ तक गिनिएगा तो टोटल 13 आता है, ठीक है। तो कभी कभी ना अनुस्वार और विसर्ग को नहीं लेता है। ये हो गया अनुस्वार और हो गया विसर्ग, तो कभी कभी नहीं लेता, उस तरह से 11 आ जाता है, लेकिन टोटल ऐसे 13 माना जाता है स्वर, ठीक है। और व्यंजन टोटल 37 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। सुंदर का भाववाचक संज्ञा बताना है। सुंदरता हो गया। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जो किसी के भाव, गुण, दोष, ये सब के बारे में बताता है, ठीक है, तो उसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो यही होता है आपको भाववाचक संज्ञा। तो सुंदरता हो गया, बुराई हो गया, अच्छाई हो गया, लड़कपन हो गया, बचपन हो गया, ऐसा होता है भाववाचक संज्ञा। चलिए इशारे पर नचाना मुहावरे का अर्थ बताइए। इशारे पर नचाना मतलब होता है वश में करना। चलिए कुछ और मुहावरा देख लिए। आंखें बिछाने का मतलब होता है बेसब्री से प्रतीक्षा करना। आंख भर आना मतलब आंसू आना होता है। आंख में धूल डालना मतलब धोखा देना, इंपॉर्टेंट है। आंखें लड़ना मतलब होता है देखा देखी होना या फिर प्रेम करना, पता है ना। आंखें लाल करना मतलब बहुत सारा क्रोधित होना, और आंखें थकना इसका होता है प्रतीक्षा में निराश होना। थाली का बैगन का आप लोग अर्थ नहीं बता रहे हैं। थाली का बैगन जो एक मुहावरा है उसका क्या अर्थ होता है बताइए जरा, थाली का बैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अचरज का तत्सम शब्द बताना है। तो अचरज का तत्सम शब्द आश्चर्य होगा। तत्सम और तद्भव शब्द क्या होता है ये आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन ज़्यादा लेना नहीं है। देखिए तत्सम शब्द होता है जैसे संस्कृत से कुछ बहुत सारा वर्ड हिंदी में लिया गया है, तो संस्कृत से अगर हिंदी में शब्द सेम टू सेम लिया जाता है तो तत्सम कहा जाता है। लेकिन अगर उसमें संस्कृत से हिंदी में लाते समय कुछ चेंज किया जाता है तो उसको तद्भव बोला जाता है। समझ में आ गया? जैसे देखिए तद्भव मतलब होता है तत् प्लस भव, यानी कि उससे उत्पन्न, यानी कि कोई चेंज हो गया तो तद्भव हो गया। और अगर सेम टू सेम अगर संस्कृत से ले लिए हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तत्सम। जैसे देखिए नृत्य है वर्ड, जिसका तद्भव क्या होगा? नाच। हास्य मतलब हंसी, अमूल्य मतलब अमोल, पादप मतलब पौधा, काक मतलब कौवा, सिर मतलब सिर, ऐसे, ठीक है। तो तत्सम शब्द है, अभी तद्भव है उसका परिवर्तित रूप है। बात समझ में आ गई? तो यही तरह तत्सम और तद्भव शब्द होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? आंसर आपका हो गया अचरज मतलब होता है आश्चर्य,
ठीक है। तो अचरज शब्द तत्सम शब्द, अचरज शब्द का तत्सम बताना है, ठीक है। तो यानी कि एक तरह से तद्भव है ही, तो आश्चर्य है से आपका तत्सम वर्ड है, ठीक है। तो अचरज क्या हो गया, तद्भव शब्द। चलिए, आई होप कि क्लियर हो गया ना। संस्कृत से शब्द वैसे ही ले लीजिएगा तो आपका क्या बनेगा, तत्सम रहेगा, लेकिन अगर चेंज करके लेते हैं तो तद्भव होता है ना। बहुत सारी चीज़ तो यहाँ डिस्कस कर दिया यार, हंसी का हास्य का हंसी, इस तरह से वर्ड है। बेगम का पुल्लिंग बताना है, तो बेगम का पुल्लिंग क्या होगा, बादशाह। सम्राट नहीं होगा, याद रखिएगा। सम्राट किसका होगा पुल्लिंग, अगर साम्राज्ञी देता है, क्या देता है, साम्राज्ञी, तब यहाँ से आपका बनेगा उसका पुल्लिंग सम्राट, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन पे। यमुना का तत्सम शब्द बताइए। यमुना का तत्सम यानी कि जमुना, देखिए गड़बड़ पढ़ रहा हूँ, जमुना का तत्सम शब्द बताना है, यानी कि जमुना एक तरह का तद्भव है, तो इसका तत्सम होगा यमुना। तो यमुना से बना है जमुना, ठीक है। गंगा नदी के बारे में पढ़े हैं ना, बांग्लादेश में क्या होता है। तो आलसी शब्द का भाववाचक बताइए। आलसी शब्द का भाववाचक बनता है आलस्य, ये सब नहीं होगा। भाववाचक संज्ञा होता है किसी के भाव के बारे में बताता है, तो आलस्य, ठीक है। तो आलस्य नहीं करना है, ठीक है। बाघ का स्त्रीलिंग, इजी क्वेश्चन है, बागिन होगा। थोड़ा सा ना इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी गड़बड़ करके मत आइएगा, बागिन भागिन करके दे देगा तो लगाना होगा सी में, लगा जाइएगा डी में। तो क्वेश्चन अगर पता हो तो भी गलती नहीं करके आना है ना। भूगोल का विशेषण देखिए क्या बनेगा, तो भूगोल का विशेषण बनेगा भौगोलिक, कि क्या बनेगा, भौगोलिक। लॉ में हर्षिकार होता है, देखिए याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा ऑप्शन है ना कि कन्फ्यूज कर जाइएगा, तो देख लीजिएगा भौगोलिक होता है ना लॉ में हर्षिकार। गागर में सागर भरने का क्या अर्थ होता है, थोड़े में बहुत अधिक कहना, दैट सिंपल। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में बताना है कि कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है से उपमा अलंकार है। क्या है, उपमा अलंकार। देखिए उल्का सी रानी की बात की जा रही है, ठीक है। तो उपमा अलंकार कब होता है, जब हम लोग एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करते हैं, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, ठीक है। जैसे उल्का सी रानी की बात की जा रही है, क्या है, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। मीनिंग क्लियर कर दूं क्या, जैसे रानी की तुलना जो है से उल्का से किया गया है, यानी कि उल्का चमकता है, तो बोल रहा है कि रानी ऐसी थी जो क्या थी, पूरा चमकदार दमकदार थी, और चार दिशाओं को क्या करती थी, रोशन करते हुए चल रही थी, ठीक है। तो उल्का से रानी यानी कि उसका ब्यूटी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा उपमा अलंकार इसमें पड़ता है, ठीक है। चलिए, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। दो मुंह एक बात का मुहावरा का अर्थ होता है अपनी बात से पलट जाना, ठीक है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा वाला सममात्रिक छंद को क्या कहते हैं, तो उसको चौपाई बोलते हैं, ठीक है। याद देखिएगा चौपाई, चौपाई, सोठा, दोहा, इस सब के बारे में भी चर्चा करने वाला हूँ, टेंशन ज़्यादा मत लीजिए। फॉर द टाइमिंग इतना याद रखिएगा कि 16 मात्रा वाला जो छंद होता है उसको हम लोग चौपाई कहते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे रस का प्रकार बताना है। अंधेरों में राग अमन पिए, अलकों में मयंज बंद किए, तू अब सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। तो इसमें रस का प्रकार बताना है। तो देखिए यहाँ पे श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में बताइए जैसे कि कोई नायक नायिका होता है, अगर कवि या कवित्री है, लेखक लेखिका है, ठीक है, उसका कहीं पे प्रेम उमड़ता है, क्या उमड़ता है, प्रेम उमड़ता है, तो वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस, तो याद रखिएगा श्रृंगार रस है, ओके। चलिए, आली मतलब होता है सखी, समझ में आ रही है, आली मतलब सखी होता है, तो अब श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, क्या होता है, रति, याद रखिएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। टोटल स्थायी भाव की संख्या 33 माना गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है श्रृंगार रस, ओके। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंधा कुआं के नाटक के लेखक बताना है। जो अंधा कुआं नाटक के लेखक है वो लक्ष्मी नारायण लाल है। कौन है, लक्ष्मी नारायण लाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है, अज शब्द के स्त्रीवाचक बनाना है। अज मतलब होता है बकरा, जिसको बकरी बनाना है तो आ प्रत्यय लगा दीजिए, तो अजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अजा, ठीक है। अजा मने बकरी, गज नहीं है, गज मने हाथी होता है, गजा मने हथनी, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, आ प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ओके। गज मने हाथी, गजा मतलब हथनी। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, बता सकते हैं। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तार सप्तक क्या था, तार सप्तक जो है से अज्ञेय के द्वारा एक काव्य संग्रह था। अज्ञेय मैं चर्चा कर रहा था, क्लास 10 जब पढ़े होंगे कृतिका, तो लेसन 5 क्या है, लेसन 5 है आपका, हिंदी में बात कर रहा हूँ, है मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है, तो वही अज्ञेय है, तार सप्तक के काव्य संग्रह है। 1943 में इसका प्रकाशन हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है।
अज्ञेय के द्वारा है इतार सप्तक, अज्ञेय, गड़बड़ा मत जाइएगा, अज्ञेय, ठीक है। चलिए नाम अजीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है मौन पठन, यानी कि हम लोग मौन पठन मन में जो पढ़ते हैं उसका मतलब उसके विषय में क्या कहा जाता है। तो उसके विषय में कहा जाता है कि अगर ऐसे मन में पढ़ते हैं तो ऐसे एकाग्रचित होकर आप लोग को पढ़ने का अभ्यास होता है, ठीक है, यानी कि अच्छा से ध्यान दे पाते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। हिंदी से रिलेटेड चीज़ है, इसको भी साथ में लेते चलिए। नई कविता का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था। तो नई कविता इलाहाबाद से शुरू हुआ था, याद रखिएगा, नई कविता इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ था। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जो नई कविता था 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था, और इसका जो एडिटर होते हैं यानी कि जो संपादक थे वो थे जगदीश गुप्त। कौन थे? जगदीश गुप्त, याद रखिएगा इनके बारे में। 1954 जगदीश गुप्त, नई कविता इलाहाबाद। सारा चीज़ क्लियर होगा, ठीक है, क्वाड ग्रुप बना लीजिएगा। चलिए, अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। देखिए अगर हम बात करें आचार्य किसके द्वारा, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी नाम था उनका, क्या था? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, वह वाजपेयी जो भी हो, तो उनके द्वारा जो है से अयोगवाह दो चीज़ को कहा गया है, ठीक है, एक अनुस्वार को, एक विसर्ग को, ठीक है। तो अयोगवाह इसको कहा गया है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा गया है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा, ठीक है। इसको ना चंद्र बिंदु को अनुनासिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुनासिक, याद रखिएगा चंद्र बिंदु को। अब इसको अनुस्वार बोला जाता है, एक बिंदु जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी क्या होना चाहिए? वाचन मतलब पढ़ने के समय पुस्तक कितना दूर पर रखना चाहिए? तो 12 इंच पर रखना चाहिए। इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो लगभग 25 सेंटीमीटर आएगा, देख लीजिएगा। और 1 इंच में आपका देखिएगा थोड़ा सा ना, एप्टीट्यूड बता दे रहा हूँ, 2.54 सेंटीमीटर होता है, पता है ना। चलिए यही होता है 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। जो चीज़ यार देखो आते जाता है वो चीज़ आप आदमी को क्या करना चाहिए? जान लेना चाहिए तुरंत, अभी नहीं देखना चाहिए कि मैथ्स का चीज़ है, बता दिया, नॉलेज मिल गया, तो ये हो गया आपका, समझ गए। 25 सेंटीमीटर भी एक नियर पॉइंट होता है होमनाई का, पता है ना, यानी कि यहीं पर आप लोग रह कर मतलब देखिएगा पढ़िएगा तो आप लोग को अच्छा से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बिना स्ट्रेन के। तो यही 12 इंच दूर रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ठीक है, किसकी पंक्ति है? तो पंक्ति है मुक्ति बोध का। क्या? मुक्ति बोध का। नागार्जुन के बारे में याद रखिएगा, इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है ना, भारत का शेक्सपियर। 10th क्लास में दंतुरित मुस्कान पढ़े थे ना, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तथा में कौन सा संधि विच्छेद बताना है और संधि भी कट्टा टाइप बताऊंगा। तो तथा जोड़ एव बनेगा आपका तथैव। क्या बनेगा? तथा जोड़ एव बनेगा तथैव। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है से वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि कब होता है समझिए, और आ के साथ ए और ए में मिलता है तो ए बनता है, और आ के साथ ओ और औ मिलता है तो औ बनता है। तो कभी भी ए और औ बनता है तो समझिए वहाँ वृद्धि संधि है। तो वृद्धि मतलब ए से ए हो गया, ओ से औ हो गया, तो वृद्धि कर गया, तो ऐसे समझ के सही है कि वृद्धि संधि हो गया, ठीक है। वृद्धि संधि टोटल मतलब स्वर संधि का ही प्रकार हुआ ना, स्वर संधि का टोटल 5 प्रकार तो डिस्कस कर ही चुका हूँ। तो इसमें एक्चुअली में वृद्धि संधि हो गया, तथा जोड़े इसका संधि विच्छेद होगा तथैव। कुछ और संधि विच्छेद हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। जैसे देखिए, मत जोड़ एकता मतैकता, सदा जोड़े इंपॉर्टेंट है सदैव, और परम जोड़ ओजस्वी परमोजस्वी परमोजस्वी, वन जोड़ औषधि वन औषधि, ठीक है। तो इस सब में हो गया, समझ गए आप लोग। तो ये है वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट है आपका चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें अलंकार बताना है। तो अलंकार इसमें रूपक अलंकार है। क्या है? इसमें आपका रूपक अलंकार है। रूपक क्यों है? क्योंकि चरण कमल जो है से बात कर रहा है। क्या कर रहा है? चरण कमल की बात की जा रही है, तो इसमें रूपक अलंकार हो गया, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। चलिए, मुख होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रहु सकल कलिमल दहन। छंद का प्रकार बताना है, तो इसमें सोठा है। क्या है? सोठा। अब सोठा क्या होता है इसमें चर्चा करते हैं। देखिए टोटल छंद अगर देखिएगा तो ये सब टोटल छंद है। सोठा एक मात्रिक छंद है देखिएगा, और ये क्या होता है कि जिसमें है से दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसे विषम चरण, विषम चरणों में 11 मात्रा होता है, और सम चरण में 13 मात्रा होता है। विषम चरण मतलब 1 और 3, ठीक है, क्या होता है 1 और 3 में 11 मात्रा होगा, ठीक है, और 2 और 4 में 13 मात्रा होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये होता है सोठा। चौपाई क्या होता है? चौपाई 4 चरण होता है, और प्रत्येक में 16 मात्रा होता है, इसको याद रखिएगा।
और अंत में गुरु होता है। और गुरु और लघु में चर्चा कर देता हूँ क्या होता है। पहले दोहा समझ लीजिए। दोहा भी 4 चरणों वाला ही एक छंद है। इसके जस्ट विषम चरण में 13 मात्रा होता है और सम चरण में 11 मात्रा होता है। इसका जस्ट उल्टा हो गया ना। तो यही तरह इसके बारे में दोहा और सोठा होता है। देखिए, जहाँ पर 1 मात्रा होता है उसको हम लोग लघु बोलते हैं, और जहाँ पे 2 मात्रा होता है वहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे बोलते हैं गुरु। ठीक है, तो 2 मात्रा जहाँ लगता है उसको हम लोग गुरु बोलते हैं। 1 मात्रा जहाँ होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग लघु बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो समझ लीजिएगा। अभी तो चौपाई तो एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, जिसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। दोहा में विषम चरण में 13 मात्रा होता है और सम चरण में 11-11 मात्रा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यति का मतलब फुल स्टॉप होता है, हिंदी वाला फुल स्टॉप होता है, उसी को यति बोलते हैं। इसको आइडिया रखिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे सोठा हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी के पात्र है। तो जो मधुलिका है एक कैरेक्टर है पुरस्कार बुक में। क्या है, पुरस्कार। बाकी सारा बुक देखते हैं जयशंकर प्रसाद का, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक देख लीजिए। जैसे झरना है, आंसू है, लहर है, कामयानी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रेम पथी का स्कंद को धोरा स्वामी इंपॉर्टेंट है। अजात शत्रु आकाशदीप इंपॉर्टेंट है। आंधी, कंकाल, तितली, इरावती, चंद्रगुप्त, ममता, ये सब कुछ कुछ बुक है। कामयानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कामयानी को आप लोग भूल नहीं सकते हैं ना। ठीक है, तो याद रखिएगा, यही जयशंकर प्रसाद का है। उर्वशी है दिनकर का है ना, याद रखिएगा। उर्वशी जो है दिनकर जी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार बताना है। तो आधे अधूरे जो नाटक है उसका रचनाकार है आपका राकेश मोहन। कौन है, राकेश मोहन जी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको जो है से क्या बताना है, वर्तनी का दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द तो क्या होगा, शुद्ध शब्द बताइए। रचयिता, यह रचयिता है। क्या है, रचयिता। रचयिता ऐसे होता है ना, सही देख लीजिएगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा ऑप्शन में। तो रचयिता होता है, यह में छोटी की मात्रा होता है। कवित्री कैसे लिखा जाता है, सही अब बताइए तो वर्तनी इसका कमेंट बॉक्स में। कवित्री कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपूर शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो कपूर शब्द जो है से आपका तद्भव है। क्या है, तद्भव। क्यों, क्योंकि कपूर से बना है। तो बताया था ना, जो ओरिजिनल जो होता है वो तत्सम होता है। तत्सम, तत्जोड़ सम। ठीक है, तत्सम शब्द तो तत्सम है, लेकिन उसको बदल दिया गया कपूर। तो ऐसे लिखा गया कपूर, ऐसे देख लीजिए, थोड़ा सा इरेज करता हूँ। तो कपूर ऐसे लिखा गया है, ऐसे को ऐसे बना दिया तो तद्भव हो गया। सिंपल, पता होना चाहिए शब्द के बारे में। एक क्वेश्चन है लोटा किस तरह का शब्द है, देशज है, विदेशज है। ठीक है, बताइए जरा। बाजार किस संज्ञा का होता है। तो बाजार में बहुत सारा लोग होता है यार, तो इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन, हिंदी में समूहवाचक संज्ञा, जिससे क्या होता है, समूह का बोध होता है। समझ गए बात को। चलिए, बाजार, मेला, यही सब होता है, कक्षा वगैरह, ये सब समूहवाचक होता है ना, जहाँ पे भीड़ हो। गुणवाचक विशेषण बताना है कौन नहीं है। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो किसी के गुण के बारे में बताता है। तो गोल, नुकीला, भीतरी सब गुण बता रहा है कि भीतरी जैसे गुफा हो गया, गोल गुंबज हो गया। ठीक है, नुकीली क्या हो गया, पेंसिल हो गया। तो ये सब क्या हो गया, इस तरह से क्या होता है, ये सब गुण बता रहा है। लेकिन अधिक जो है से गुण नहीं बता रहा है, अधिक जो है से परिमाण यानी कि मात्रा बता रहा है। तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए। मुख्य क्रिया को अर्थ स्पष्ट करने के लिए सहायक क्रिया को क्या मतलब क्रिया क्या कहलाता है, सहायक क्रिया कहलाता है ना। जो मेन वर्ब होता है उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब की सहायता से उसको करते हैं। ठीक है, पेनार्थक क्रिया जानते हैं ना, जैसे कि लिखवाना, पढ़वाना, ये सब होता है पेनार्थक क्रिया। यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो पहला शब्द क्या है, पहला शब्द जो होता है ऐसा क्या, अव्यय है। तो अव्यय समास हो गया। ठीक है, जिसका पहला पद अव्यय हो, यथाशक्ति। ठीक है, मतलब शक्ति के अनुसार। चलिए, नीलकमल कर्मधारय समास होता है ना। नीलकमल कर्मधारय समास में क्या होता है, एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। ठीक है, उसको कर्मधारय समास बोलते हैं। जैसे विशेषण है नील और कमल हो गया विशेष से, तो नील कमल में क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। द्वंद्व समास चर्चा किया था ना, कि जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, जैसे दिन रात, भाई बहन, माता पिता, दाल भात। ठीक है, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसका आंसर हो गया अव्यय भाव समास, जिसका पहला पद अव्यय हो गया, यथाशक्ति हो गया। देख लीजिए,
अजात शत्रु में कौन समास है? तो अजात शत्रु में बहुब्रीहि समास है। देखिए बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं? तो बहुब्रीहि समास जो है जैसे कि दो पद मिलकर किसी जो है से जब समास वगैरह करने के बाद अन्य पद की प्रधानता करता है तो उसको हम लोग बहुब्रीहि बोलते हैं। जैसे अजात शत्रु क्या होगा? जिसका शत्रु नहीं है कोई वह, तो उसको बोलते हैं क्या? जो अलग मीनिंग दे देगा तो अजात शत्रु हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। अजात शत्रु कौन थे? बिम्बसार के पुत्र थे, बिम्बसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए बहुब्रीहि समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कौन सा महीना भाद्रपद के बाद आता है? तो भाद्रपद के बाद आश्विन आता है। याद है ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन होता है ना। आश्विन को कुवार भी कोई कहीं बोला जाता है। कार्तिक अगहन पुष माघ फाल्गुन, ठीक है, तो यही सारा होता है। तो भादों के बाद आश्विन आएगा। हिंदी में जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो फेंक दो इसे, तजकर मोह स्मृति पर। पंक्ति का रचयिता कौन है? तो दिनकर जी हैं। कौन है? दिनकर जी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। निराला एक कब बुक एक याद रखिएगा, परिमल, ये लिखे हैं निराला परिमल। कुकुरमुत्ता भी एक बुक है इनका, निराला। तो इसका राइटर कौन है? जो वर्ड है दिनकर जी। नाम क्या है इनका? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, दिनकर, शॉर्टकट नेम दे दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि लघुर्मी में कौन सा संधि है? लघुर्मी में देखिएगा क्या है? लघु प्लस उर्मी। क्या है? लघु प्लस उर्मी। क्या हो गया यहाँ पे? दीर्घ संधि हो गया। क्या हो गया? ऊ, छोटी ऊ प्लस बड़ी ऊ मिलके क्या बन गया? बड़ी ऊ। तो क्या आ गया? दीर्घ संधि आ गया। स्वर संधि का ही प्रकार है, तो दीर्घ स्वर संधि का प्रकार है। ठीक है, चलिए समझ में आ चुका है। तो यही सारा क्वेश्चन था। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग हमको थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेशन मिलता है यार। इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो सिर्फ अपने फ़ायदे में मत सोचो, थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोचा जाए। तो बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।